चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली एक सिंपल सी ऐप बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। सही है, एक सिंपल रिएक्ट ऐप थी। ये क्या कर रही थी कि आपके यूजर्स का डेटा जो था वो हम लोग लेकर आ रहे थे हमारे जो सर्वर हमने बनाया था। सही है, तो हमने ये सिंपल ऐप बनाई थी। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसकी वजह क्या है? वैसे ये चेंज कहाँ से होता है? हाँ, वैसे वो बीच में तो नहीं हो रहा चेंज। खैर, तो हम सिंपली करते हैं, अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर को स्टार्ट करना आपको अच्छे से आता होगा अब तो, कि आप CMD में जाएंगे, लिखेंगे नोड मॉन सर्वर। सर्वर था इंडेक्स था, इंडेक्स डॉट JS। तो हमारा नोड मॉन स्टार्ट, सर्वर कनेक्टेड और DB कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये इसने पॉज कर दिया है। ये DB पॉज कर देता है अगर आपका कोई हिट नहीं होता तो। सही है। तो अभी थोड़ी देर में जब हम इसको कुछ ना कुछ डेटा इससे मांगेंगे तो ये दोबारा से इसको स्टार्ट करेगा। हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सारा डेटा कहाँ से आया? डेटाबेस से। तो डेटाबेस लाजमी सी बात है एक्टिव हो चुका होगा। ये थोड़ी देर में आपको शो कर देगा कि ये अभी पॉज नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ये पेज शो हुआ, इससे हमें क्या पता लगा कि डेटाबेस से डेटा आया, बैकएंड ने भी अपना काम किया, फ्रंट एंड ने भी अपना काम किया, सब कुछ बेहतरीन चला। सही है। अब इसमें हमारे पास एक और जो चीज़ थी, आई थिंक हम लोगों ने वो कंपोनेंट नहीं बनाया हुआ। चले हम बना लेते हैं। हम बनाते हैं लॉगिन डॉट पर्सन्स और यूजर्स नहीं, ये वो है, अलग है ये। चलो हम लॉगिन पे बना लेते हैं। हम कहते हैं RFC का मतलब आप सबको पता है। इसको थोड़ा और वो करें या सही है? ठीक है। अब आपको पता है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप हमारी लगी हुई है। तो जब हम बूटस्ट्रैप 5 में फॉर्म्स पे आएंगे तो फॉर्म्स में हमारे पास बड़ा बेहतरीन सा ये फॉर्म बना हुआ होता है। यार आई थिंक मुझे याद आ रहा है मैंने लास्ट टाइम ये काम किया था। ये सॉरी, तो ये लॉगिन किसी काम का नहीं रहा। क्रिएट डेटा, तो index.html हमारे पास app.js में हमारे पास ये रहा क्रिएट डेटा। सही है। तो अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ गया? हमारे पास फॉर्म आ गया। तो ये जो फॉर्म है बेसिकली ये हमने बनाया था अपना डेटा अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए। याद है सबको? तो ये तो डेटा जा रहा था, जब हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे थे वहाँ से कार्ड वो एक ज़्यादा बढ़ जा रहा था। हम सिंपल यहाँ से एडिशन करवा रहे थे, तो ये एडिशन थी। और दूसरा वाला जो राउट है हमारा वो क्या है? वो रीड है। एक इधर क्विकली काम कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमें तंग करेगा। तो इससे बेटर है कि हम रिएक्ट राउटर V5 था V6 था? आप लोगों ने V6 यूज़ किया है ना? 6.3। हाँ मुझे नज़र आ रहा है चेंज यहाँ। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, ये 3.8, 6.4.8, 6.4.5
हम एक काम कर लेते हैं 6.3 नहीं, ये नहीं दे रहा, मैंने डेप्रिकेट कर दिया। हाँ उस पर आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हो गई ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गई तो मैं करवा तो दूंगा, लेकिन मसला है कि आगे बच्चों को कुछ मसला होगा। खैर इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इंस्टॉलेशन मीडियम है वो यहाँ पर है, टर्मिनल है, और यहाँ पे हमने एक न्यू टर्मिनल किया। सही है, तो हमारे पास है npm इंस्टॉल react router dom। कोई आप वर्जन नहीं देते तो वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे जाता है, ये आप सबको पता होगा। जब तक ये हो रहा है, बल्कि हो गया है, इसमें तो वाकई बहुत चेंज कर दिया है। हाँ? हाँ इसमें बहुत चेंज कर दिया, बस इनको अपडेट करने की आदत होती है। चलो हम लोग इसको भी हम देख लेते हैं। इससे बेटर है कि हम पहले क्विकली हमारा ये वाला काम कर लें, जो कि बेसिकली मेन काम है। आपको ये वाला काम तो नॉर्मली आ जाएगा, इसको भी हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अब हमें पता है कि इनपुट पे हमें क्या चेंजिंग करनी है, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है अब। सही है। और दूसरा हमारे पास है 4, तो ये होगा HTML 4। सही है, तो हमारे पास 3 HTML4 है, और तो उसके बाद क्या है, क्लास है हमारे पास, क्लास नेम। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्ट का एक सिंपल फॉर्म है वो तैयार है। अब आपको पता है कि हम एक जुगाड़ कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है इसको। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम कंपोनेंट्स और लॉगिन। ठीक है, वैसे हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं फाइल एक्सप्लोरर, हम एक पुरानी वर्जन को भी उठा सकते हैं यहाँ से। आपको पता है कि package.json ये रहा, अब इसने ये वाली कर दी है, हम इसको हटा के कर देते हैं ये वाली। सही, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पहले से वो इंस्टॉल कर लिया था, तो अब मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल। ये आपके भी ऊपर है, आप लोगों ने भी पुराने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए होंगे, उसमें आपने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया हुआ होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम की अगर वहाँ से आप package.json से वर्जन नंबर उठा लें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं @ कौन सा वाला है, 6.21
ये कहाँ गया? सिक्स पॉइंट 2.1। मैंने इस वर्जन को क्यों इंस्टॉल किया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और ये वाला वर्जन मुझे डायरेक्टली इसका मुझे कोड हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और हमने बार बार यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पता है ये कैसे होगा। सही, हम सिंपल अपने वाले इंडेक्स पे जाते हैं और यहाँ पे हमने ऐड कर लिया ब्राउज़र राउटर, और मुझे पता है कि हमारा ब्राउज़र राउटर नीचे बाइंड करेगा इसको। अच्छा, इसमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर भी ऐड हुआ है, तो ऑथ बाद में है, पहले कौन है? ब्राउज़र राउटर। तो ये इधर भी हम इसी चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे, ये ब्राउज़र राउटर। एक मिनट, सही है। तो हमारा इंडेक्स डॉट जेएस का काम ख़त्म हो गया, इतना ही था। हमने इंडेक्स डॉट जेएस को हटा दिया। अब आपको पता है हम कहाँ पे आते हैं, ऐप डॉट जेएस में, और हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से बहुत सारा इस पर काम किया हुआ है। हम यहाँ से राउट को उठा लेंगे और हम अपने राउट में इसको ऐड करा देंगे, और इवन दो हम लोग यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम इसको क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले आता है राउट्स। राउट्स के अंदर क्या आता है? राउट। अब जो हमारा इंडेक्स राउट है, मैंने उस पर क्या सेट कर दिया? लॉगिन। अब एक और काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक और पाथ बना देते हैं पर्सन्स का या यूज़र्स का बना देते हैं, ज़्यादा आसान है। और यूज़र्स में हम पास कर देते हैं क्या? पर्सन। ठीक है, अब हम जाके चेक करते हैं हमारा कोड बिल्कुल चल रहा है। और अब अगर हम लोग जाके चेक करते हैं तो हमारा पहला लॉगिन फॉर्म है, और दूसरा जब हम आएंगे पर्सन्स, सॉरी यूज़र्स, तो यूज़र्स पे हमारे यूज़र्स आ गए। एक और काम करके देखते हैं। ठीक है, एक मैंने सिंपल सा यूनिवर्सल राउट बना दिया कि अगर कोई भी आपने पागलपन किया तो आपको कहाँ ले आएगा? लॉगिन पे। तो हमने फिर इसको उठाया, मेरा इंटेलिजेंट वो काम नहीं करी एप्लीकेशन। एक और है क्रिएट डेटा, तो हमने यहाँ पे क्रिएट डेटा रख दिया और हम इसका राउट दे देते हैं ऐड डेटा। तो जब अब हम लोग यहाँ पे आएंगे ऐड पे, तो हमारा ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा इसको बंद कर लेते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। पर्सन्स हमारे किसी काम का नहीं है, क्रिएट डेटा किसी काम का नहीं है, लॉगिन। अब इस पे क्लास नेम हमारे पास आएगी एक तो कंटेनर, उसके बाद आएगी empty5। ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें देखना है ये क्या कबाड़ा हुआ, सॉरी ये नहीं चाहिए, भी ये चाहिए क्लास नेम और empty5। सही है, तो हमारे पास लॉगिन फॉर्म मिडिल सेक्शन पे आ गया। तो हमारे पास सिंपल सी एक ऐप तैयार है। खैर यहाँ तक जो प्रोसेस था ये आपको आना चाहिए था पहले भी। सही है, पहले क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो था। तो खैर ये सबसे आसान काम था। अब आसान काम के बाद थोड़ा सा मुश्किल काम तो आएगा। तो थोड़े से मुश्किल काम पे आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? हमें
चाहिए यूज स्टेट, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ लिखूं, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, यहाँ से छापा मारते हैं। सही है, ये होगा यूज़र और ये होगा पास और सेट यूज़र और सेट पास। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास एक सबमिट का फंक्शन होगा, हम इसको डिटो छाप लेते हैं। सही है, अब हमारे पास यूज़र पे ये अभी हम इसको एम्प्टी छोड़ते हैं क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस पे, आपके सर्वर पे। सही है, इसको हम खाली छोड़ते हैं, ये भी हमें बाद में चेंज होगा। हमारे पास हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं जो हमें अभी आगे देखने हैं। हम दोबारा से इधर आते हैं, हमने देखा कि भाई ये पूरी सी लाइन लिखी हुई है, हमने इस पूरी लाइन को कॉपी किया। हमारे पास पहला इनपुट ये रहा ईमेल, हमने यहाँ पे छाप दी। उसके बाद हमारा दूसरा इनपुट पासवर्ड, हमने डिटो यहाँ पे छाप दी। अब ये लाइन क्या कर रही है ये आप सबको अच्छे से पता है। सही है, जिनको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखें। क्या एक मिनट, यूजर पासवर्ड, हाँ बोले। अच्छा सही है, अब हमने ये सबमिट फंक्शन वाला एक बटन उठा लिया और ये हमने पेस्ट कर लिया। तो इसी तरीके से क्या चीज़ ये वाला, हाँ खैर है कोई मसला नहीं। चलो अगर तंग कर रहा है थोड़ा वैसे लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं एक्सियोस डॉट नॉट फाउंड, अब मुझे इतना भी लिखने का दिल नहीं कर रहा, हम ये भी यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा कोडर वही होता है इसको कॉपी पेस्ट अच्छा आता है। तो ईमेल और पासवर्ड हमारा सिंपल पेज बन गया, 5 मिनट लगे, आपने देखा कि सब कुछ बना हुआ है। अब इसको फिल आउट करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा बैकएंड पे क्या चल रहा है। सही है, तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग अपना इधर उधर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या खुलेगा आपका बैकएंड। अब ये आपका बैकएंड है यहाँ पे। सही है, अब पहले हमारे पास एक ही स्कीमा था जिसके अंदर एवेटार यूआरएल, लॉगिन और HTML यूआरएल था, बस ये था। अब हम क्या करेंगे कि हम एक और स्कीमा बनाएंगे। अच्छा पहले हम इसको बंद कर देते हैं अपने सर्वर को, वरना ये पीछे से पागल हो जाएगा क्योंकि ये इसको रिस्टार्ट करता रहेगा जब भी मैं सेव का बटन प्रेस करूँगा। अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जिन बच्चों को स्कीमा का आइडिया है उनको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इधर। अब यहाँ पर आके मैं सबसे पहले मुझे चाहिए एक तो यूज़र नेम और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड। सही है, और ये यूज़र स्कीमा नहीं है, अब ये है आपका लॉगिन स्कीमा या ऑथ स्कीमा कह देते हैं इसको, ऑथ। ठीक है, और उसके बाद HTML URL की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करें, ये इधर होना चाहिए। ठीक है, यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, पासवर्ड यूनिक थोड़ी चाहिए। और रिक्वायर्ड दोनों ट्रू हैं, दोनों आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। अगर आप पाइथन में देखें ना तो ये काम नहीं होता था, तो पाइथन में हम लोग डायरेक्टली खुद चेक करते थे कि दोनों चीज़ें आई हैं कि नहीं है। ये यहाँ पे खुद ही चेक हो जाएगा। क्या यहाँ ज़ाहिर है ऑटोमेटिक नहीं, वो खुद ही रखेगा तो वो यूनिक नहीं हो सकता। तो हो सकता है 2 बंदों का एक ही पासवर्ड हो। अब आप किसी को थोड़ी बताओगे कि आपका पासवर्ड पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, तो ये मसला हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ऑथ मॉडल लिख देते हैं और ऑथ स्कीमा इसको पास कर देते हैं। अब हमारे पास पहले जस्ट एक मॉडल था, एक स्कीमा था, अब हमारे पास 2 स्कीमा है और 2 मॉडल्स हैं। अब यहाँ पे ऑथ डेटा, ठीक है जी, उसी को रिप्लेस किया है, बल्कि पहले कोड लिखा हुआ था, ऐसे कह लेंगे मैंने दोबारा लिख लिया।
हाँ उसका काम तो नहीं है। नहीं अभी है, उसके राउट्स रहेंगे, उसको राउट्स क्यों चेंज होंगे? हाँ रिप्लेस नहीं किया मैंने, मैंने जस्ट न्यू लाइन न्यू मॉडल ऐड किया, मैंने न्यू स्कीमा ऐड किया है, मैंने न्यू मॉडल ऐड किया है। पहले यहाँ पे एक एक था, यहाँ पे अब दो दो है। सही है जी। अब हम नीचे आते हैं, अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हमें राउट बनाना है, तो राउट बनाने के लिए आपको पता है कि आपको ज़्यादा मुशक्क़त करने की ज़रूरत है नहीं वैसे। अब आप ऑथ डेटा मैंने सिंपल उसका कलेक्शन का नाम रखा है, अभी बनानी है। सही है, ये आपको नज़र आ जाएगा उधर एटलस में नज़र आएगा। ये वाला पूरा पोस्ट का राउट मैं छापूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है खुद लिखने की। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये कौन सा राउट है, लॉगिन राउट है, और इसको हम हटा के कर लेते हैं लॉगिन। लेकिन वैसे बेसिक कन्वेंशन ये है कि हम लोग यहाँ पे स्लैश API लगाते हैं। सही है, हर राउट जो कि अगर आपकी रेस्ट API है तो API लगाना लाजमी होता है। उसकी वजह आपको क्लाउड में सब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्लाउड में पता चलेगा कि हम स्लैश API क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही डोमेन नेम दो जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर एक और काम ऐसे कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे आप करके लिख सकते हैं कंट्रोलर्स, बल्कि कंट्रोलर वो बन जाता है, कंट्रोलर्स होता है इधर। इसके अंदर हमारे पास होता है auth routes.js, और यहाँ पे आपके पास होता है constant express require, ठीक है। उसके बाद const route बताते हैं equals to express dot router। सही है, तो ये भी हो सकता है कि मैं इसको पहले टेस्ट कर लेता हूँ। तो हम कहते हैं app.get, और यहाँ पे मेरे पास आ गया, क्या हो गया, ये पागल है, router.get। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, रिक्वेस्ट पहले आती है, फिर आता है रिस्पॉन्स, यहाँ पे कह दिया मैंने response.send हेलो। सही है, तो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, module.exports इट इज इक्वल्स टू राउटर। ठीक है, माया ने तो लाइसेंस नंबर भी बता रखा है। तो module.exports इज इक्वल्स टू राउटर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं const auth routes इट इज इक्वल्स टू require auth routes। लेकिन ये auth route पागल हो गया, इसको पता होता है नहीं कहाँ से उठाने। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास क्या है, auth route। बात समझ आई? और यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने ये बनाया है ना, ये लॉगिन, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट, बल्कि मैं इसको कहता हूँ ये तुम उठाओ app.use जब आए /API पे, तो तुमने यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करना है तुमने, auth routes। ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर मेरी स्पेलिंग सारी सही हुई तो सही चलेगा, अगर मेरी कहीं पे स्पेलिंग की मिस्टेक हुई तो आपको पता चल जाएगा। सही है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में हमने क्या करना है, nodemon index.js, और ये कनेक्ट हो जाएगा, db कनेक्टेड। और हम ब्राउज़र पे आएंगे, ब्राउज़र पे हम आके लिखेंगे लोकल होस्ट, ये 5000 है राइट, API, और आपके पास क्या आ गया। तो अभी जो आपने फनकारी देखी है सारी, ये मॉड्यूल्स हैं। आपको मैंने कहा था कि जब हम वो ट्यूटोरियल देख रहे थे, नहीं वो आता है, यार बात ना करें भाई। तो जो हमने शुरू में मैंने आपको कहा था कि इसमें एक हमारे पास फैसिलिटी है
जिसमें हम एक पेज पे सब कुछ नहीं लिखना चाहते। जैसे कि आपके पास, अब देखिए index.js कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सही है। तो नॉर्मली हम ऐसे कबाड़ा नहीं करते, हम क्या करते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं राउटर्स का। राउटर्स क्या है कि वो सिंपल एक मॉड्यूल्स बनाता है, सही है। मॉड्यूल आपने देखा यहाँ पे मैंने नीचे नीचे नाम लिखा था, क्या लिखा है इसने, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। क्या, हाँ मॉडल भी अलग है, एमवीसी का आर्किटेक्चर है वो। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब आपने राउट्स यहाँ पे बनाए, लेकिन आप उसको नीचे क्या कर रहे हो, लाइन नंबर 9 पे एक्सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ से एक्सपोर्ट करके कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो, अपनी इंडेक्स पे, अपनी इंपोर्ट करके और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दिया जहाँ भी आपने एग्जीक्यूट करवाया है। अब इस लाइन का पता है क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी चीज़ यहाँ पे राउट लिखी हुई है वो कहाँ पे बेसिकली लिख देगा, वो इधर। लेकिन इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ कोड बहुत अच्छी हो जाती है। इससे आपका जो मेन जो पेज है, आपका जो बड़ी एप्लीकेशंस आप देखेंगे index.js तकरीबन खाली होता है, उसके अंदर सिर्फ आपका app.use हुआ होता है, नीचे app.listen हुआ होता है, बस आपको कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये लोग मॉड्यूलराइजेशन पे बिलीव करते हैं, सारी दुनिया उसी पे काम कर रही है, और हम लोग इसको माइक्रो सर्विसेज भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अब ये जो छोटी सी फाइल है ऑथ राउट्स, ये हमारी क्या है, माइक्रो सर्विस। यानी कि अगर ये ऑथ राउट्स अगर ब्रेक करता है ना और गिरता है तो बाकी कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ लाइन नंबर 79 पे चल रहा है, बाकी सारा ऊपर नीचे का कोड चलता रहेगा। हाँ, आपको इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें से आपको एरर शो होना शुरू हो जाएंगे कि ये इसके साथ एरर हो रहा है, लेकिन आपके सर्वर को कुछ नहीं होता, सही है। ये मॉड्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से जो आपने ये काम किया है ना, ये स्कीमा का और ये वाला काम, ये काम भी इधर नहीं होता, सही है। ये काम भी आप एक फोल्डर बनाते हैं और उसको आप फोल्डर का नाम देते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर आप सबसे पहले फर्ज करेंगे ऑथ स्कीमा, जैसे हमने इसका नाम दिया है, उस यूज़र स्कीमा ऐसे नाम देके आप उसमें डालते हैं, नीचे से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर आके उसको क्या कर लेते हैं, रिक्वायर कर लेते हैं, सही है। हाँ, एक अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप स्कीमा की एक फाइल बना ले, सारे स्कीमा उसमें लिख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ आप हर चीज़ का स्कीमा अलग अलग लिखें, क्योंकि अगर स्कीमा एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसकी अलग फाइल बना लें। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे ये सिर्फ 2 हैं, तो ये दोनों एक ही फाइल में फिट आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपने स्कीमा की एक फाइल बना ली, मॉडल्स भी आपने उसी में रख दिया, 2 लाइनें इधर हैं, तो आपने सिंपली बस यूज़र मॉडल और ऑथ मॉडल को एक्सपोर्ट कर लिया। जब आपने एक्सपोर्ट कर लिया तो यहाँ पे आपने उसको यूज़ भी कर लिया। बात समझ आ रही है? तो आप ऐसे काम करते हो, नॉर्मली आप ऐसे काम करते हो। तो अगर आपको ऐसे काम करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको ऑथ राउट्स को अलग करके दिखा दिया, क्योंकि अब ऑथ का जितना काम है वो हम यही करेंगे, सही, ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो। ये राउटर इसका नाम है, ये रहा। अब ये फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है राउटर किसका, ये एक्सप्रेस का। ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं राउट इसको एक्सप्रेस को बता रहा हूँ कि ये राउट जो है बेसिकली होना चाहिए कहाँ पे, index.js में, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्योंकि आप नोट करें यहाँ पे पहले नॉर्मली राउटर नहीं होता है, इसकी जगह पे क्या होता है, ऐप होता है। देखें app.post, app.get ये होता है। अब ऐप का जो वेरिएबल है वो कहाँ पे डिफाइन हुआ है, ये ऐप का वेरिएबल किस फाइल में, index.js में। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यार क्यों ना हम ये कर लें कि अगर इसको भी यहाँ से मॉड्यूल एक्सपोर्ट करवा के हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लें, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा। आपका ये वाली ऑथ राउट की फाइल जो है वो index.js से ऐप को इंपोर्ट कर रही होगी, और यहाँ से राउट जो है वो index.js इंपोर्ट कर रहा होगा। तो ये एक लूप बन जाता है। जब लूप बनता है तो वहाँ पे कोड ब्रेक कर जाता है, वो कहता है कि भाई हम इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से आप एक तरफ ही इंपोर्ट कर सकते हो, या तो आप index.js से यहाँ पर कोई चीज़ इंपोर्ट करो या यहाँ से index.js पे इंपोर्ट करो। जाहिर सी बात है आप यहाँ से इंडेक्स पे ले जाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ये वाला जो राउटर है कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने कमेंट आउट किया है। बात समझ आ रही है? कौन सी लाइन नंबर? यार ये अपेरेंट बीच में नहीं आ गया था। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है। अब जब मैंने इसके जो राउट्स अब मैं जो भी बना रहा हूँ, आपने शायद एक बात नोट नहीं की कि यहाँ पे मैंने इसको क्या दिया है, फॉरवर्ड स्लैश दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे तो वो क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट, मतलब उसको इस राउट पे कुछ भी नहीं मिला। ये बस दो बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ऐप डॉट यूज करते हैं, कहाँ किया हमने, जब आप ऐप डॉट यूज करते हैं तो आपने अगर यहाँ पे कोई चीज डिफाइन की, आपने कोई भी डिफाइन की, तो ये अब उसका एक पेरेंट राउट बन जाता है। अब आप इस फाइल के अंदर जो भी राउट बनाओगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे स्लैश फ्रूट्स कर लिया और आपने लिख दिया हेलो फ्रूट्स, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इसका राउट देखें क्या है, फॉरवर्ड स्लैश फ्रूट्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा फॉरवर्ड स्लैश फ्रूट्स तो मुझे वो क्या कहेगा, कैन नॉट गेट। वो कह रहा है कि यहाँ तो कोई राउटर ही नहीं है, तो कोई राउट ही नहीं है। ये तब चलेगा जब आप इसको क्या लिखोगे, स्लैश API स्लैश फ्रूट्स। अब क्या आ गया, हेलो फ्रूट्स, ये डोमेन के लिए होता है। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश फ्रूट, ये आ कहाँ से रहा है, जहाँ पे आपने ऐप डॉट यूज पे बताया हुआ है। तो उसने बेसिकली क्या किया है कि ये जो ऑथ राउट है जो कि कहाँ से आ रहे हैं, इस फाइल से, उसने बोला है कि ये तब चलने चाहिए जब इस वाली URL पे हिट हो, स्लैश API। बात समझ आ रही है? सही है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझें कि ये मैंने सिर्फ फाइल अलग की है, काम सेम ही है, बस ऐप की जगह यहाँ पे क्या आएगा, राउटर। उसकी वजह ये है कि आप ये दूसरी फाइल में बना रहे हैं और ये फाइनली आप आके यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। बात समझ आ रही है? अब ये जो लॉगिन का बनाया था, हाँ, तो वहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे। कहाँ पे लॉगिन वाला? हाँ, यहाँ पे हम लॉगिन वाला बना सकते हैं हमारी मर्जी है, हाँ, वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अब इधर एक प्रॉब्लम होगी आपको, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको मॉड्यूल नहीं मिलेगा। मॉड्यूल आपको कहाँ से मिलेगा, उसका डेटाबेस का, क्या नहीं। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे यूज़र मॉडल। अभी यूज़र मॉडल तो इंडेक्स फाइल में डिफाइन हुआ है। अब यहाँ पे तो वो वहाँ यहाँ पे तो वही चीज़ है ही नहीं। अब आपको कहाँ पे मिलेगा वो? अब डेटाबेस कनेक्शन भी यहाँ पे बना हुआ है। सही है। अब आपको करना ये पड़ेगा कि आपको स्कीमा और मॉडल को एक अलग फाइल में बनाना पड़ेगा। आप उस अलग फाइल से आप कहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंडेक्स में भी और उस तरफ भी। सही है। तो नॉर्मली ये होता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ट्राई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको सेम पेज पे दोबारा वापस लेकर आ जाते हैं। मकसद इसका बताने का था कि ये काम ऐसे होता है। सही है। अब इसका इंडेक्स जैस यहाँ पे चलाने का मकसद यही है कि हमने ये पूरा जो कोड है ये भी दूसरी फाइल में हमें लिखना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा इंडेक्स में भी और दूसरी वाली फाइल में भी। बहुत आसान है, बस क्योंकि नया है तो आपको थोड़ा बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। इंडेक्स में आप उसको चलाओगे, कनेक्शन तो बनाओगे ना। अगर आप यहाँ पे मॉडल को यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर यहाँ पे कहीं भी मॉडल को यूज़ कर रहे हो तो आप सारी सी बात इंपोर्ट, हाँ, वहाँ पे आ जाएगा। सही। क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा ऐसे सोचें कि जब आप इंपोर्ट कराते हैं ना, तो समझ लें वो पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट होकर यहाँ आता है। तो अगर जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे आपने इंडेक्स जो है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो यूज़र मॉडल को इस्तेमाल कर रही है, तो वहाँ पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब वो पूरा राउट आएगा तो उसके साथ सारे मॉडल्स भी आ जाएंगे। ठीक है। खैर, तो जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई टेंशन ना लें। सही है। थोड़ा सा बस इसको इतना समझें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोड को ब्रेक कर रहे हैं, हम फाइल्स को थोड़ा काट काट के उधर ले जा रहे हैं। लेकिन अभी आप सोचेंगे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो ख़तरनाक सा ये चीज़ लिखी थी इसको भी हटा देता हूँ। आप इस फाइल को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। सर हम यहाँ जो बात बनाते हैं, हाँ, इसमें URL से तो कोई ताल्लुक नहीं। URL जो आपकी बनती है फाइनल, उसमें स्लैश API आना चाहिए, बस उतना सा उसमें डिफरेंस होगा। है, हम इसको डायरेक्टली ओपन करते हैं दोबारा। अब ये कौन सा राउट है, लॉगिन राउट है। अब लॉगिन राउट कौन सा मॉडल यूज करेगा, ऑथ मॉडल यूज करेगा। अब ऑथ मॉडल जो है उसके अंदर क्या क्या रिसीव हो रहा है, एक तो यूजर नेम और पासवर्ड। फॉर द सेफ साइड रहने के लिए मैं क्या उधर से कॉपी पेस्ट करके ला रहा हूँ, ताकि यहाँ पे अगर आपकी कोई भी गलती हुई तो आपके मसले ख़राब हो जाएंगे। और
यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र नेम और यहाँ पे मुझे चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास काम हो गया, बस इतना ही करना है। तो आपके पास लॉगिन का राउट तैयार। लेकिन अब लॉगिन के राउट को चलाना कैसे है और क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी जॉब है। अच्छा, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि अभी साइन अप पेज बनेगा आपका। अब पहले साइन अप होगा, उसके बाद लॉगिन होगा ना। तो यहाँ पे ये जो यूज़र डॉट सेव चल रहा है, तो ये यूज़र डॉट सेव आपको क्या बता रहा है, ये तो साइन अप है। तो ये क्या होना चाहिए, साइन अप। लेकिन अब एक और मसला है, अब साइन अप जो होता है उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं होता सर, सही है, और भी बहुत कुछ होता है। तो हम एक काम करते हैं, ऑथ स्कीमा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर लेते हैं, हम एक तो इससे मांग लेते हैं फर्स्ट नेम, नेम, तो मैंने रिक्वायर ट्रू नहीं करना, क्योंकि नेम अगर ना भी आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो नेम भी मुझे दे और नेम के साथ मुझे एक और क्या हम उसे रिसीव कर सकते हैं, अब फ़ोन नंबर हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन में स्ट्रिंग दे दिया मैंने, एक नेम और फ़ोन, दो चीज़ें। तो क्या यूज़र नेम जो है वो आपका एक आइडेंटिफायर है, सही है। इसको आप ईमेल कह लें या यूज़र नेम कह लें, एक ही बात है। ये यूनिक होना चाहिए। जो नाम होता है ना, अब मेरा भी नाम अखलाक है, किसी और का भी नाम अखलाक हो सकता है, तो वो सेम हो सकता है, उसमें यूनिक की प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, ये वाला जो काम है, ये कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा कि फ़ोन स्ट्रिंग क्यों है, किसी को पता है फ़ोन स्ट्रिंग क्यों है? नहीं, फ़ोन स्ट्रिंग क्यों है? आपका फ़ोन नंबर क्या है? क्या नहीं, डैश तो नहीं होता। देखिए, फ़ोन नंबर में क्या मसला होता है, आप ये ट्राई कीजिएगा। अगर आपने टाइप नंबर दी ना, तो आप लोगों के फ़ोन नंबर्स कैसे होते हैं, 0300 समथिंग समथिंग समथिंग। जब आप ये वाली टाइप नंबर को पास करेंगे ना, तो वो इधर एरर देगा कि लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब आप डेटाबेस से नंबर वापस मंगवाएंगे तो पहला ज़ीरो गायब हुआ होता है, वो 300 से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो नंबर जो है वो लीडिंग ज़ीरो को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब लिखा हुआ है 0100, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इसकी क्या वैल्यू है, 100 ही पढ़ोगे ना। तो लीडिंग ज़ीरो जो होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, सही है। जब वैल्यू नहीं होती ना, तो नंबर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि यूज़र के किसी भी डेटा में से कोई भी चीज़ चेंज हो। तो हम नॉर्मली फ़ोन को क्या रखते हैं, स्ट्रिंग। हाँ, इसमें हम लोग कास्टिंग लगाते हैं कि भाई हम कहते हैं कि डिजिट्स होने चाहिए या कुछ स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम लगा देते हैं इसमें। क्या, हाँ, उसके अब हम चेक्स लगाते हैं, उसकी रेजेक्स होती है। स्कीमा में बताते हैं कि अगर आपको चाहिए कि बीच में 0304 पहले आना चाहिए, यानी कि 030 4 डिजिट पहले होने चाहिए, आप वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो भी डिफ़िकल्टी लेवल आपको हायर अप करने के लिए। लेकिन आप सिंपल फ़ोन को एज अ स्ट्रिंग टाइप उठा सकते हैं। मेन टॉपिक ये क्या, उसके लिए आपको रेजेक्स लगानी पड़ती है, सही है। लेकिन रेजेक्स की तरफ आप भी ना जाए, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं, वो उसका मसला है। उसने अगर ज़ीरो ABC दे दिया तो उसने अपनी तबाही की है। वैसे आप इसको सर्च कर लीजिएगा, रेजेक्स JS, ये और फ़ोन नंबर, तो वैलिडेट फ़ोन नंबर विद रेजेक्स, ये लो, सही है। ये रेजेक्स कहलाता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे चेक करके अब वो आपका वैलिडेट फॉर्मेट्स पे देखें, वो जस्ट एक फ़ोन नंबर ही एक्सेप्ट करेगा, सही है। ठीक है जी, तो ये चीज़ ऐसे होती है। खैर, तो ऑथ स्कीमा हमारे पास आ गया। अब ऑथ स्कीमा लाजमी सी बात है, जब साइन अप हो रहा है बंदा, तो उसके बाद हमें नेम भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेम और ये हमारा हो गया फ़ोन। यहाँ नाम है, ईमेल हो, कुछ भी होगा। कंफर्म पासवर्ड आप क्यों मुझे ले जा रहे हैं, कौन सी, उसको बता दें, टेंशन वाला।
अब यहाँ पे हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं और हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, साइनअप के लिए लाजमी सी बात है, मुझे एक नया पेज चाहिए होगा, लेकिन वो सब आपको पता है कि नया पेज कैसे बनेगा, वो सारा प्रोसेस लॉगिन जैसा ही होगा, तो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। ये हम थंडरबोल्ट से डायरेक्टली, अबे यार ये बंद नहीं किया था, ये तो कबाड़ा हो गया होगा। ये चल रहा था। तो अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ये नहीं, लेकिन अब उसका डेटा उठ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एटलस पे आते हैं और एटलस पे आके हम लोग देखते हैं। क्योंकि वो क्या करता है कि वो जो प्रोसेस चल जाता है, मॉडल स्कीमा चलता है ना, तो वो स्कीमा बना देता है। हाँ, नहीं, वो उसका आपका प्रोसेस पीछे से अभी भी चल रहा है। देखें, अब माई यूजर्स पहले से था, अब और डेटा इसमें बना दिया है। अब और डेटा जो था ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि क्योंकि जब अभी मैं साइंटेक्स लिख रहा था तो उसने पता नहीं अब यहाँ तो यूज़र नेम उठाया है या पासवर्ड उठाया है, मुझे नहीं पता, तो इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है ताकि ये नया बने। सही है। अब जब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो ये इसको दोबारा बना देगा। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब दोबारा बना। अब मुझे गारंटी है कि जो और डेटा बना है वो किस स्कीमा के तहत बना है, जो मैंने अभी अभी लेटेस्ट वाली बताई है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइनअप पे। साइनअप का आपको रीज़न पता है, बहुत आसान है। हम थंडर क्लाइंट पे आते हैं, हम न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट हम लोग पोस्ट उठाते हैं। सही है। यहाँ पे हमने इसको छापा, इधर पेस्ट किया, हम लोग बॉडी जेसन बॉडी में आए। अच्छा, ये कॉपी हो रहा है? नहीं हो रहा, लास्ट टाइम ही नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे हम इसको कहते हैं साइन अप, क्योंकि वहाँ पे हमारा ये यही वाला वैल्यू है। अब हम इसको देते हैं क्या, सबसे पहले हम देते हैं नेम फॉर एग्जांपल दिया मैंने सोफा कंप्यूटर्स, और उसके बाद हमारे पास नेम के बाद क्या था और, लेकिन फ़ोन पहले दे देते हैं। फ़ोन था हमारे पास 0900078601। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम हमारे पास है ABC123, और हमारे पास फाइनली पासवर्ड है ABC123। ठीक है। अब हम इसको ज़रा फॉरवर्ड करते हैं और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस अपडेट हो चुका है। अब डेटाबेस अपडेट चेक करने के लिए हमें इधर कलेक्शन में आया, हमें लॉगिन डॉक्यूमेंट्स, और ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब हम लोग फाइनली लॉगिन राउट की तरफ जाते हैं। अब लाजमी सी बात है, वो भी क्या होगा, पोस्ट ही होगा। जब पोस्ट होगा तो फिर दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, इसको ही लॉगिन बना दो। ठीक है, इधर से फ़ोन और नेम उड़ा दो। सही है ना? यूज़र नेम, देखिए यूज़र नेम और नेम में ये फ़र्क होता है कि यूज़र नेम आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूज़र नेम, और जो आपका नेम होता है वो आपका सिंपल कोई भी अल्फ़ाबेटिक नेम होता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होते। तो अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अब ये ऑथ मॉडल तो यहाँ पे नहीं आएगा। सही है, इधर न्यू की ज़रूरत नहीं होगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डॉट फाइंड। हमें ये चेक करना है कि ये हमारे पास यूज़र या मॉडल है या नहीं है। कौन सी? आते हैं अभी लाइन ऊपर वाली का। तो जाओ, सबर तो करो। अब यूज़र नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम इधर पे हैं। अब जाहिर सी बात है आपको इसकी ज़रूरत आउटपुट की है ही नहीं। सही है। हम क्या करते हैं, हम ये यूज़र उठाते हैं, जो भी यूज़र आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग फेज़ में, मैं पहले सिंपल क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। और किसके थ्रू फाइंड कर रहा हूँ, यूज़र नेम। अब आप देख रहे हैं मैं नेम के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ, किसके थ्रू फाइंड आउट कर रहा हूँ, यूज़र नेम। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक और न्यू राउट बनाते हैं।
न्यू राउट पे आपको पता है कि यहाँ से छाप दो, टेंशन कोई नहीं। सही है, इसको भी हमने पोस्ट किया और इसको हमने लॉगिन दे दिया, और ये हमारी बॉडी जेसन है और इसको हमने दे दिया यूज़र नेम ABC123 और यहाँ पे पासवर्ड ABC123। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या एरर आ रहा है? कौन सी? वो तो पहले से लगी हुई है, तभी तो इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ अच्छा, लेकिन एसिंग तो लगा हुआ है। क्या यार, इस पे तो हमने बहुत बड़ी बातचीत की थी। मसला ये होता है कि ये सही अभी चला ही नहीं था। ये कन्वर्टिंग एरर का इशू ये था कि वो जेसन है ना, ये जेसन, इसको अगर आप अनडिफाइंड पास करोगे ना, तो अनडिफाइंड पास करोगे तो अब जेसन अनडिफाइंड को जानता नहीं है। जेसन हमेशा ब्रैकेट्स को जानता है। अब उसको ब्रैकेट नहीं मिलेंगे तो आपको क्या एरर देगा कि आपने मुझे कोई ऐसा डेटा दिया है जो जेसन है ही नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड जेसन नहीं है। ठीक है, हमारे डेटाबेस में जिसे कनेक्ट करते हैं, हिट करते हैं सर, तो ये कौन सा? ये पता नहीं, ये तो एटलस है, ये एटलस है। ये कहाँ पे? एटलस पे ही एरर आ रहा है। अच्छा ये उनके एंड का है, ये एटलस के एंड का है। वो उसकी ब्राउज़र उसके डैशबोर्ड में दिखा रहा है ना, तो उनके एंड का है। लेकिन इसको डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सही है, पहले अगर आपने देखा कि हमने क्या किया, सिंपल हमने यूजर नेम के थ्रू फाइंड आउट किया। जिन बच्चों को पता नहीं चला कि थोड़ी देर में क्या हुआ, कि जो एरर थोड़ी देर पहले आ रहा था वो इस वजह से आ रहा था कि एसिंग फंक्शन था, लेकिन मैंने क्या नहीं लगाया था, सही। इस पे हमने पहले भी बहुत बार बात की है, तो आई थिंक अब दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। तो खैर आप यूजर नेम कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। क्या? हाँ, लेकिन मेरे पास वो पूरा ऑब्जेक्ट ला के देगा। यूजर नेम से लाएंगे ना, जो यूजर नेम देखें, अब हमारे पास इस यूजर नेम के थ्रू मुझे क्या मिल गया? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने देखा ये क्या है? एरे। तो यहाँ पे तो मुझे एरे नहीं चाहिए थी, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे? फाइंड 1। ये मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने इसको फॉरवर्ड किया, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि अब आपको पता है कि वही काम होगा जो आई थिंक मैंने पाइथन में किया था, नहीं यहीं पे किया था, एक्सप्रेस में किया था, लेकिन हमने उस वक्त डेटाबेस इस्तेमाल नहीं किया था। अब आप क्या चेक करोगे? इफ यूजर, सही है, किसी को समझ आया ये क्या चीज है? अगर एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो सही है। तो एल्स में आप उसको दे देते हो रेस्ट डॉट, ठीक है, वो उसने खुद ही लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? यूजर नॉट फाउंड। अब इसको जरा ट्रायल देते हैं। अब यहाँ पे आके मैंने इसको यूजर नेम को बिगाड़ दिया, यूजर नेम को बिगाड़ दिया, मैंने सेंड किया, मेरे पास क्या एरर आया? यूजर नॉट परफेक्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा सही करते हैं, तो हमारे पास यूजर फाउंड। अब हमारे पास यूजर नॉट फाउंड का एरर बन चुका है। इसका मतलब है कि हम इस ट्राई के अंदर तो इसके अंदर तो हम आ चुके हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे इफ यूजर डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। सही
सही है, तो ये हमारे पास हो गया है एल्स। एल्स में हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं ये क्या बता रहा है। फिर ट्राई कहीं लगाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो पहले से लिखा हुआ था तो मैंने उसको छेड़ा नहीं। तो यहाँ पे आएगा पासवर्ड या इनकरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। सही। और अगर हमारे पास इफ आया तो ट्राई कैच चला लो और इसके अंदर लगा दो। सही है। अब इस ट्राई कैच की जरूरत वैसे नहीं थी क्योंकि हमारे पास इफ कंडीशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी कि ये ब्रेक ना होने पाए किसी भी सूरत में, हम ट्राई कैच फिर भी देंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्राई कैच क्यों चल रहा है? ये ट्राई कैच चल रहा है response.status.json, यानी कि वापस भेजने पर मैंने क्या लगाया हुआ है, ट्राई। लेकिन इसकी जरूरत फिर भी नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो सिंपल हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये ऐसे भी करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है। अब देखें, अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हो क्या है। सबसे पहले हम डेटाबेस में फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कि ये वाला यूजर है या नहीं। अगर ये डेटा है तो वो किसमें सेव हो जाएगा? यूजर में। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या यूजर खाली आया या यूजर कोई डेटा आया। अब आपने इफ एल्स कंडीशन पढ़ी हुई है, अगर यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फॉल्सी वैल्यू है। तो वो फॉल्सी वैल्यू यानी कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो एल्स चल जाएगा और आपको रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा? यूजर नॉट फाउंड। अगर ये पास हो जाता है मतलब यूजर अवेलेबल है, तो यूजर अवेलेबल है तो दूसरी पोजीशन क्या है? पासवर्ड चेक करो। तो मैंने चेक किया कि जो यूजर डॉट पासवर्ड यानी कि डेटाबेस में से पासवर्ड आया है वो बराबर है किसके? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड के। और फाइनली ये चीज सेंड हो जाती है। क्या चीज? नहीं, दो लगा लें हम। ये बेसिकली टाइप कास्टिंग भी कर रहा है, सॉरी टाइप चेक कर रहा है। अब इसको हम दोबारा से देखते हैं और हमारे पास फाइनली ऑब्जेक्ट वापस आ चुका है। ये क्यों वापस आया है? क्योंकि जब मैंने कहा कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे यूज़र डेटा वापस भेज दो, लेकिन ये नहीं करेंगे। अब हम एक नया यूज़र बनाएंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे डेटा। सही है। और इसको हम पास करेंगे ये, बल्कि ये डेटा क्योंकि वो रिक्वेस्ट डॉट डेटा आता है एक्सियोस पे, पता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो ये थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। तो हम कहते हैं यूज़र डेटा। तो ये यूज़र डेटा आ गया। इसके साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि एक मैसेज भी जाए और वो मैसेज क्या कहेगा कि यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली। सही है। तो थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्ट को चेंज कर लिया। अब हम जाके जब लॉग इन करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिर्फ अलग आएगा, इसमें यूज़र डेटा है और मैसेज है, और मैसेज आ रहा है यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली। तो अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास लॉगिन राउट है और हमारे पास साइन अप राउट है। ये लॉगिन राउट शो नहीं करेगा वैसे, ये सिंपल डेटा आपको लाके दिखा देगा कि भाई ये लॉगिन है या लॉगिन नहीं है। हाँ, नहीं, ज़रूरी नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये फ्रंट एंड वाले का काम है कि वो इसको कैसे कंज्यूम करता है। ये बस मैं फ्रंट एंड को बता रहा हूँ भाई यूज़र साइन इन हो चुका है, लेकिन ये फ्रंट एंड को नहीं बता रहा है, ये मैं फ्रंट एंड डेवलपर को बता रहा हूँ कि तुम्हारा यूज़र साइन इन हो चुका है। अब वो उसकी मर्जी है कि मेरा वाला मैसेज वो फ्रंट स्क्रीन पे दिखाता है या अपना मैसेज कोई दिखाता है, वो मेरा मसला नहीं है। खैर, तो आपने देखा कि जल्दी जल्दी में हमने आज की क्लास में एक तो राउटर्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने साइन अप का राउट बना लिया, और उसके बाद हमने लॉगिन का राउट बना लिया, और हमने ये भी देखा कि दो स्कीमा एक ही फाइल में हो सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन में हो सकते हैं। ना सिर्फ ये दो हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जितने स्कीमा होंगे उतने ही मॉडल्स बनेंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपको अलग अलग चाहिए। अब खैर, अब हमारा लॉगिन भी बन गया है, पूरा कंप्लीट है, रेडी है। अब हम एक काम करते हैं कि हम अपने फ्रंट एंड पे आते हैं। अब फ्रंट एंड में मुझे पता है इधर क्या यूज़ होगा, लॉगिन यूज़ होगा। अब डेटा में मुझे पता है कि डेटा में जाएगा यूज़र नेम। सही है। तो ये इमेज पासवर्ड, ये थोड़ा पागल हो गया है। मुझे चाहिए यूज़र, उसके बाद मुझे चाहिए पासवर्ड और पास। सही है। तो डेटा ये वाला चाहिए, फॉर्म सबमिटेड, फेल टू सबमिट, जो भी फलाना ढिमकाना होगा। कौन सी? हाँ, वो छाप के दौड़ में कर लीजिए। तो अब देखने वाली बात ये है कि हमें ये देखना है कि ये रिस्पॉन्स कंसोल में क्या देता है।
वैसे ये होता है। अब देखिए ये आपका सब जवाब है। मैं इसको अपना मैसेज दिखाऊंगा यूज़र को, उसका मैसेज नहीं दिखाऊंगा। मैं कहूँगा यूज़र साइंड इन सक्सेसफुली। या हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लें। क्या इंपोर्ट कराएंगे हम? यूज़ नेविगेट फ्रॉम, तो यहाँ पे होगा कॉन्स्ट नेविगेट। अबे नहीं भाई, क्या सही है, ये थोड़ा सा पागल हो गया है, इसको ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं कि मेरे भाई पहले तो अलर्ट दिखाओ या अलर्ट ना दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है। सही है, बल्कि तुम बस एक काम करो, तुम नेविगेट करा लो। और नेविगेट कहाँ करा लो? पर्सन्स। बात समझ आई? लेकिन हम इसको ना थोड़ा सा ब्रेक भी मारते हैं। ब्रेक हम इसको कैसे मारेंगे? हम एक अलर्ट भी जारी कर देंगे कि हम बोलेंगे साइंड इन सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आके वो थोड़ी देर ब्रेक करेगा जब तक मैं उसको ओके नहीं करता। थोड़ी देर में आपको ऐसे समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, प्रोसेस कंप्लीट है, हमारी ऐप भी चल रही है। अब हम आते हैं यहाँ पे। सही है, अब हम इसी कंडीशन में हम इसको सबमिट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? फॉर्म फेल टू सबमिट। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, लेकिन फॉर्म फेल टू सबमिट का मज़ा नहीं है, हम बोलते हैं यूज़र नॉट फाउंड। सही है, अब ये भी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कंज्यूम करते हो। आपको स्टेटस से पता लगता है कि वो कौन सी पोजीशन पे फेल हुआ था। डेटाबेस में जो भी है वहाँ से आएगा तो वो ये वाला चल रहा है, कैच चलता है, सक्सेस हो तो हम लोग मतलब अपने हिसाब से जो शो करा सकते हो। लेकिन मैं इसको तंग भी कर सकता हूँ फ्रंट एंड वाले बंदे को। पेरेंट के नीचे मतलब जैसे नेविगेट करा सकते किसे? हाँ, नेविगेट करा सकते हैं हम। लॉगिन में करा देंगे दोबारा। आपका जो सवाल था कि कैच इसलिए चला क्योंकि स्टेटस क्या रिटर्न हुआ? 400। अगर मैं इसको ज़बरदस्ती 200 भेज दूँ ना तो वो ही चलेगा, देन चल जाएगा, सक्सेस ही चल जाएगा। ये आपके ऊपर है, इस पे डिपेंड, सारा इस पे डिपेंड करता है। ये बैकएंड वाला अगर थोड़ा पागल हो और यहाँ पे 200 भेज दे ना तो वो फ्रंट एंड वाले की बैंड बच जाती है। क्यों? क्योंकि वो कैश नहीं चलता, क्या चल जाता है? देन ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टेटस कोड भेज रहे हैं। हाँ, क्या? यहाँ से अगर हम क्योंकि आप खुद देखें आप क्या भेज रहे हैं। एरर तो आपको पता चला ना, यहाँ एरर था, फ्रंट एंड को थोड़ी पता है। फ्रंट एंड तो वो देख रहा है कि आप स्टेटस कोड क्या भेज रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यूज़र इनकरेक्ट पासवर्ड है ना, तो इसको 409 करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और ये अगर हमारे पास यूज़र नॉट फाउंड है तो हम इसको 400 भेजते हैं। तो 400 का मतलब बल्कि 404 भेजते हैं, नॉट फाउंड। तो ये 404 है, ये 409 है। ये होता है इनवैलिडेशन का साइन है 409। तो अगर आप यहाँ पे आओगे और हम इसको अब साइन इन करते हैं, स्टार्ट में कंसोल खोल लें आप, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। सही है, इसको हम रीलोड कर लेते हैं ताकि ये छोटे मोटे एरर चले जाएं। आपने सबमिट किया तो हमारे पास क्या आया? यूज़र नॉट फाउंड। वैसे हमारे पास ये एक्सिस एरर रिटर्न हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने कैच चलाया। सही है, तो हमारे पास रिस्पॉन्स में डेटा आता है। सही है, तो हमारे पास स्टेटस कोड क्या है? 404। अब आप इसको चेक करते हुए आप अपने अलर्ट्स बना सकते हैं कि वो अलर्ट मैंने क्या देना है। जैसे कि ये, इसके बाद और कोई जगह है जहाँ पे उसने दिया है कोड कॉन्फ़िग रिक्वेस्ट। नहीं मेरे भाई, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे console.er आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ err.response। अब मैं इधर लगा देता हूँ f। ठीक है, f लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ err.response डॉट स्टेटस, क्योंकि आप देखें मुझे कहाँ मिला है रिस्पॉन्स के अंदर। रिस्पॉन्स के अंदर क्या है? स्टेटस। तो मैं कह रहा हूँ अगर स्टेटस बराबर है किसके? 404 के, तो अलर्ट चार्ज करो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या इनवैलिड यूज़र नेम। उसके बाद मैं कहता हूँ एल्स इफ
मैं इस पूरी लाइन को छापता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ 409। तो 409 का जो एरर है वो मुझे क्या कराना है, अलर्ट इनवैलिड पासवर्ड। उसके बाद फाइनली मेरे पास क्या हो गया, एल्स। तो एल्स में हम इसको करा देते हैं क्या, कंसोल तो हर हाल में होगा, और मैं बोलता हूँ अनएक्सपेक्टेड एरर। ठीक है, तो ये क्या है कि मैं पहले चेक कर रहा हूँ 404 एक्सपेक्टेड था, तो मैं बोलूँगा यूजर नेम नहीं है। 409 एक्सपेक्टेड था, इनवैलिड यूजर नेम। अगर इनके अलावा और कोई स्टेटस कोड आया है वो भी 400 की रेंज में, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने फ्रंट एंड वाले को बोल दिया भाई देख ले क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड एरर। और फाइनली मैं कंसोल लॉग तो कराऊंगा ही कराऊंगा ताकि फ्रंट एंड वाले को पता लगे कि क्या हो। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास क्या है, इनवैलिड यूजर नेम। अब इसको चेंज करते हैं और हम इसको कहते हैं ABC123 जो कि हमारा एक्चुअल यूजर नेम है। हम सबमिट करते हैं। अब मेरे पास क्या है, इनवैलिड पासवर्ड। तो जो मैसेज मेरा आ रहा है ना फ्रंट बैकएंड से, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं, मैं मुझे कोई परवाह ही नहीं है वो क्या मैसेज आया है, मैं अपने मैसेजेस खुद बना रहा हूँ। अपने स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने इनवैलिड पासवर्ड ओके कर लिया। अब आपने यहाँ पे और लिख दिया ABC123। अब आपने सबमिट किया तो आपके पास क्या आया, साइंड इन सक्सेसफुली। ये तभी ब्रेक मारा इसने और आपने देखा स्टेटस कोड 200। इस वजह से मैंने अलर्ट ऊपर रखा था क्योंकि इसके नीचे क्या है, डायरेक्टली नेविगेट था। अगर मैं इसको ओके करोगे तो आप वो कहाँ चला जाएगा, पर्सन्स में। हो सकता है मैंने कोई राउट में मिस्टेक मारी है, यूजर्स था आई थिंक। सही है, तो अब हम करते हैं साइन इन सक्सेसफुली। तो मेरे को कहाँ ले आया, वो नेविगेट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत क्विकली आपके पास इजीली यहाँ पे आ जाएगा। लाजमी है, बेसिकली वो खुद भी बना देता है। इन केस ऑफ एरर वो 400 भेजता है और इन केस ऑफ सक्सेस वो 200 भेजता है। लेकिन आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका स्टेटस कोड क्या आएगा, क्योंकि आपका फ्रंट एंड वाला बंदा आपसे पूछेगा। याद है मैंने वो चीज़ दिखाई दी है कि वो स्वैगर फ्रंट एंड डेवलपर हमारे स्टेटस कोड के ही एरर वगैरह बनाता है, उसको देख देख के वो एरर बनाता है। सही है, अब ये वाला जो है ना इधर, इसमें वो स्टेटस कोड आपको शो करना होता है कि स्टेटस कोड रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें ये कोई भी है, ऐड है। अगर आप इसको जैसे ये तो वो है गेट रिक्वेस्ट दो यार कोई, यार एग्जीक्यूट एक मिनट। अब यहाँ पे वो स्टेटस रिस्पांस कोड क्या दे रहे हैं, 200। तो ये आपको यहाँ पे बताता है कि इसका रिस्पांस कोड क्या होगा। आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्वैगर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बैकेंड वाले को बताना ना पड़े कि कौन सा API कहाँ पर है और कैसे उसको रीच आउट करना है। जैसे कि अगर मैंने फ्रंट एंड बनाया है लॉगिन और साइन अप, अब आपको थोड़ी पता है कि वो क्या क्या रिसीव करता है और उसका क्या क्या API है, तो वो उसके लिए हम लोग स्वैगर का यूज़ करता है। ठीक है जी, तो इस वक्त आपने देखा कि हमने सिंपली, अच्छा यहाँ पे अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो है प्रोटेक्टेड राउट्स। और प्रोटेक्टेड राउट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टेड राउट्स में ये था कि जब यूज़र साइन इन हो तो ही वो यूज़र्स का पेज दिखे। इस वक्त ऐसी कोई वैलिडेशन नहीं है, लेकिन ये हम करवा चुके हैं। रिक्वायर ऑथ का हमने कंपोनेंट बनाया था। रिक्वायर ऑथ का कंपोनेंट ये वेरीफाई करता था कि ये यूज़र साइन इन होना लाजमी है, उसके बाद इसको पेज दिखा, जो पाइथन में भी हमने समझाया था। नहीं, लेकिन वो उसका नॉर्मल जो काम था वो रिएक्ट पे था। रिएक्ट पे जो रिक्वायर आउट था वो मेन था। हमने राउटर यूज़ किया था, फिर उसने कंपोनेंट बनाया था रिक्वायर आउट, वो हमने अटैच किया था जहाँ जहाँ हम राउट्स लिख रहे थे। सही, आप चेक कर लीजिएगा उसमें हुआ हुआ। तो उसको हम कहते थे ऑथेंटिकेशन। हम लोकल स्टोरेज में वो की भी सेव करवा रहे थे, कैशे में सेव करवा रहे थे। तो ये सारा काम हम कर चुके हैं, तो वो अभी इधर इसमें लगना चाहिए। क्या यार, ये कोई होगी लाइब्रेरी, क्या स्पेलिंग है? नहीं, स्पेलिंग क्या है?
मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टीफॉर्म फॉर्म डेटा। सर यूजर सिलेक्ट कोई जेपीजी फाइल लेनी होती है, चूज फाइल लेनी होता है, उसको कैसे जो है लेनी होती है उसके नहीं, आई थिंक ये तो जस्ट वो है कि आपको जस्ट एक इजी वे आउट दे रहा है कि आपके पास जो भी अपलोड फाइल आएगी उसको एक फोल्डर में सेव करा लेगा। कौन से फोल्डर में? अपलोड्स में, जो पब्लिक या करें अपलोड्स करें। ये इसने इधर एग्जांपल में अपलोड यूज़ किया हुआ है। हाँ, तो खैर ये तो सिंपल आपका एक अपलोड फंक्शन है। ये से तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जो होंगी। यूजर के पेज देगा उसको लोड हम लोग बेस 64 यूज़ करते हैं, बेस 64। आप चेक कर लीजिएगा। हम लोग बेस 64 यूज़ करते हैं। बेस 64 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको देख लीजिएगा, वरना आप वही यूज़ कर लें, ठीक है। ये npm पैकेज है। तो खैर अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने एक और चीज़ वो देखी थी, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोल, अमेज़ॉन कॉन्सोल हमने देखा था, याद है सबको? हाँ, तो नजम का पासवर्ड क्या था? यार एक तो बेकार है, नजम का मैं पासवर्ड फिर भूल गया। लगता है उसने पासवर्ड बदल लिया। तो इस पे मैंने सिंपली डिप्लॉय किया था आपका इलास्टिक बीनस्टॉक के थ्रू। सही है, इलास्टिक बीनस्टॉक अगर आपको याद हो तो हमने यूज़ किया था। इस पे बहुत इजीली हो गया था, इन्होंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इसके प्रोसेस को। क्या नहीं यार, अभी पास वो टाइम भी नहीं है। मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता था क्योंकि उधर वो डिप्लॉय हुई भी थी, सारा काम हुआ हुआ था। चलो आपकी किस्मत में नहीं है। खैर, तो ये इसको आप देख लीजिएगा। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए, आपने एप्लीकेशन बना ली, आपने Node.js बना लिया, आपका डेटाबेस नेटलिस्ट में, सही है, आपका जो फ्रंट एंड है वो नेटलीफाई में, सही है। तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे डिप्लॉय हो चुकी है। सिर्फ आपकी रह जाती है नोड की एप्लीकेशन। अब ये नोड की एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी ना, अपने कंप्यूटर में तो हर बार थोड़ी चलाओगे। तो उसके लिए हमारे पास पहले Heroku होता था, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो Heroku हो गया, पेड हो गया। तो उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सर्विस है वो कौन, इसकी अमेज़ॉन की है, और वो सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक। सही है, इलास्टिक बीनस्टॉक एक सिंपल बहुत अच्छी एप्लीकेशन है आपके AWS की। अब इन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है कि आपने क्रिएट एप्लीकेशन करना है, क्रिएट एप्लीकेशन करके उसको बताना है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन देनी है, Node.js, Python जो भी देना है। आप Node.js को सिलेक्ट करें, फिर ये आपसे बोलता है कि मुझे फाइल्स दो। अच्छा, फाइल उसका इतना आसान है कि वो आपको बस जिप बनानी है। आपने सारी फाइल्स का जो सर्वर फाइल है उसकी जिप बनानी है। ख्याल रखिएगा उसमें नोड मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। package.json उसका होना लाजमी है, और package.json में नोड लिखिएगा, नोड मोड नहीं होगा स्क्रिप्ट में। यानी कि यहाँ पे बेसिकली package.json में ये स्टार्ट लाजमी होना चाहिए, और स्टार्ट में क्या होना चाहिए, नोड index.js जो आपकी फाइल का नाम है। मेरा index.js तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वो इसी कमांड के थ्रू आपका सर्वर चलाता है। ठीक है, तो ये package.json का होना लाजमी है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि इसमें आपकी डिपेंडेंसीज लगी हुई हैं, तो आपको नॉन मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। तो जब आप जिप फाइल बनाएंगे तो आप क्या नहीं बनाएंगे, ये देखें मैंने ये बनाई हुई है, बल्कि अब ये जिप फाइल मैंने बनाई है .zip। अच्छा, .zip WinRAR 2 फाइलें बनाता है, .rar भी बनाता है,
जिप भी बनाना है, तो आपने कौन सी बनानी है, जिप। तो इसमें देखिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है, इसके अंदर देखें गेट इग्नोर है, index.js है, package.json है। अच्छा लॉक की भी जरूरत नहीं थी, मैंने बस लगा दिया है। तो देखिए इसमें नॉन मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं है, और आप ये पूरा जो ये जिप फाइल है अपलोड कर देंगे इलास्टिक बीनस्टॉक पे। मैं चेक करूंगा मेरा अकाउंट बिल्कुल खुल रहा है, मैंने खुल गया तो मैं आपको उसको भी फिर से दिखा दूंगा। तो मैंने इसको यूज़ किया तो ये अपलोड हो गई बड़े आसानी से। अब ये वहीं से आपका नोट इसका MongoDB को एक्सेस कर रहा था और मेरा सर्वर क्लाउड पे चल रहा था। वो जो लिंक था वो AWS ने मुझे प्रोवाइड किया, जिसे हम लोकल होस्ट लिखते हैं ना, अब वो AWS आपको खुद प्रोवाइड करता है। और दूसरा एक चेंज है, ये लिखना लाजमी है कि आप जब app.listen करते हैं ना, उसमें पहले तो हम 5000, मैंने आपको बताया था हेल्कू में भी यही मसला होता है, तो आपको ये वाली लाइन लिखना लाजमी है, process.env.port। ये पोर्ट नंबर अब इसको कौन देगा, AWS देगा। सही, वो AWS को पता है कि वो कौन सा पोर्ट, सर इसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्या चीज़। नहीं ये वो नहीं है भाई, वो नहीं। ये सिंपल process.env.port जो है ना, ये AWS का अपना है, बस आप ये लिख दो, सेव हो जाएगा। सही है, तो ये बड़े आराम से चला रहा था, तो बड़ी ज़बरदस्त API बन गई, लिंक भी आ गया मेरे पास, मैं उसको यूज़ कर रहा था, यूज़ भी हो रही थी। इसका मतलब है कि आप वो लिंक उठा के अपनी इसमें रिएक्ट में इस्तेमाल करें। आपका सर्वर AWS में पड़ा हुआ है, आपका डेटाबेस MongoDB एड्रेस में पड़ा हुआ है, और आपका फ्रंट एंड नेटलिफाई में पड़ा हुआ है। इधर उधर पड़ा है। सही है, लेकिन एक आपका बहुत क्लासिक किस्म का एक फ्रंट एंड आर्किटेक्चर और बैक एंड आर्किटेक्चर क्या। तो चलो एक मिनट इसको बंद करते हैं इधर।